हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज मैं लेकर आई हूँ एक महा मैराथन जो कि आपके +2 जो आरो भाग दो का संपूर्ण गद्य खंड, जिसमें कि आपके 10 अध्याय आते हैं। 10 के 10 अध्याय के MCQs आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। देखते रहिए पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ। हो सकता है आपके यहाँ एग्ज़ाम में से बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना हो। और अगर आपको आरो भाग 2 की मैं मैराथन लेकर आई हूँ, आरो भाग 1 की संपूर्ण मैराथन भी मैं SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर डाल चुकी हूँ। तो जिस बच्चे ने भी नहीं देखी हैं वो देख ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। बच्चों का काफ़ी स्नेह और प्यार हमें मिल रहा है। अभी 1 महीना ही हुआ है हमें अपने चैनल की शुरुआत किए हुए, और इतने अच्छे अच्छे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। मन कर रहा है कि त्यौहार को छोड़कर वीडियो ही बना लें। तो एक तो आप सभी को बहुत बहुत छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज छोटी दीपावली के दिन मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ही अध्याय है हमारा भाग 3, जिसकी की लेखिका है महादेव वर्मा। शुरू करते हैं। मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी जिससे कि आपका टाइम कम लगे, क्योंकि आपके एस्टेट के मात्र बस लगा लो 15 ही दिन बचे हैं। 15-20 दिन बचे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। और अपने संपूर्ण जो आपका TGT PGT एस्टेट का 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपको वीडियो देखनी है तो आप हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। कुछ PDF मैं वहाँ भी डालती रहती हूँ। भक्तिन पाठ की रचयिता, प्रश्न नंबर 1, भक्तिन पाठ की रचयिता कौन है? जैनेन्द्र कुमार, महादेव वर्मा, रांगे रांगव, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका राइट आंसर होगा भक्तिन जो अध्याय है वो आपका लिखा है महादेवी वर्मा ने। भक्तिन पाठ किस रचना में संकलित है? भक्तिन पाठ यानी कि महादेवी वर्मा की किस रचना में संकलित है? तो ये है स्मृति की रेखाएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी टाइप के प्रश्न आपके स्टेट में पूछे जाते हैं। भक्तिन किस विधा की रचना है? भक्तिन जो पाठ है यानी कि वो किस विधा की रचना है? हिंदी की विधाओं से सभी वाकिफ़ हैं, जैसे कि हिंदी की विधाएं कहानी लेखक, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, आत्मकथा। इस टाइप का जो गद्य खंड में लिखी जाने वाली रचनाएं हैं वो सभी आपकी ये हिंदी की विधाएं हैं। हिंदी की विधाओं में गद्य और पद दोनों ही तरीके की रचनाएं आ जाती हैं। तो भक्तिन जो है एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ? तो महादेव वर्मा का जन्म 1907 में हुआ। महादेव वर्मा का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। महादेवी का जन्म किस नगर में हुआ? तो महादेव वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद नगर में, यानी कि आपको याद रखना है महादेव वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ। ये चैप्टर भी मैंने अपने चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। जो आप चाहते हो कि NCERT की लाइन टू लाइन मैं पढ़ूं, तो वो हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकता है। कितनी आयु में महादेवी का विवाह हुआ? तो 9 वर्ष की आयु में महादेव वर्मा का विवाह हुआ। इस तरह के प्रश्न जो है आपको पेपर में बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको ध्यान से इन्हें पढ़ना है। अभी महादेव वर्मा के बारे में ही बता रहे हैं। ये महादेव वर्मा ने किस विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि की? तो उन्होंने संस्कृत विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। महादेवी वर्मा ने किस विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की? तो वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। महादेवी को किस शिक्षण संस्थान की प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया? तो ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने महादेव वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। किन विश्वविद्यालयों ने महादेवी को D.Litt की मानक उपाधि से विभूषित किया? तो आपकी MPhil होती है, MPhil से ऊपर PhD होती है, और PhD से ऊपर भी आपकी D.Litt की उपाधि होती है। तो D.Litt की उपाधि दी विक्रम, कुमायूं तथा दिल्ली विश्वविद्यालय ने। 3 विश्वविद्यालयों ने इनको D.Litt की उपाधि दी। महादेव वर्मा का देहांत कब हुआ? तो महादेव वर्मा का देहांत 11 दिसंबर 1987 को हुआ।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। बहुत ही फास्ट स्पीड से हमें करना है क्योंकि हमारी महा मैराथन है और अध्याय हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे ने डिटेल से अध्याय पढ़े हैं वो कभी भी मार नहीं खाएगा, क्योंकि एस्टेट क्वालिफाई होने के बाद आपके जब वैकेंसी निकलेंगी तो एचपीएससी आपका कंडक्ट करेगी और पहले आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, उसमें इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, फिर तो आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी ही पड़ेगी। तो मेरा मकसद यही रहता है कि बच्चे की जब शुरू से ही तैयारी करवाए तो इस तरीके से करवाए कि हाँ, हम मैम ने कुछ करवाया। आज हो सकता है मेरा किसी को ये लगे कि मैम ने बहुत ही कम कंटेंट डाल रखा है, तो एक ही महीना हमारे चैनल पे हुआ है कि मैंने वीडियो डालनी शुरू की है, तो मैं इसी हिसाब से चलूँगी कि आगे आने वाले जब बच्चे इनको देखें तो संपूर्ण चीज़ें उनको एक ही स्थान पर मिलें। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा की रचना है। श्रृंखला की कड़ियाँ किस विधा की रचना है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ इनका एक निबंध संग्रह है। स्मृति की रेखाएं की रचयिता है ये महादेवी वर्मा है। स्मृति की जो रेखाएं हैं इनमें महादेवी वर्मा के संस्मरण संकलित हैं और भक्तिन पाठ भी इसी संस्मरण में से लिया गया है। पथ के साथी किसकी रचना है? तो पथ के साथी महादेवी वर्मा की रचना है। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो भक्तिन झूसी की रहने वाली थी। भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? तो भक्तिन महादेवी से 25 वर्ष बड़ी थी। इसी कारण वो एक अभिभावक की भूमिका महादेवी वर्मा के जीवन में निभाती थी। भक्तिन के सेवा धर्म में किस प्रकार का अधिकार है? तो उसमें है अभिभावक जैसा। अभिभावक कौन होता है? जैसे हमारे अभिभावक हमारे माता पिता हैं, हमारी देखभाल करते हैं। भक्तिन का स्वभाव कैसा है? तो भक्तिन का स्वभाव कर्कश और कठोर है। कर्कश और कठोर स्वभाव हम किसका बताते हैं? जैसे कौवे का होता है उसी प्रकार से। भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ रहती थी? तो भक्तिन छाया के समान अपनी मालकिन के साथ रहती थी। भक्तिन का सूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था? तो भक्तिन का जो पिता है वो झूसी गांव का रहने वाला था। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो लक्ष्मीन जो है यानी कि लक्ष्मी भक्तिन का वास्तविक नाम था और वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी क्योंकि लक्ष्मी के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। महादेवी वर्मा क्या पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार किया करती थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये आ जाएगा आपका न्याय सूत्र। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ? तो भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की आयु में हुआ। भक्तिन का गोना किस आयु में हुआ? तो 9 वर्ष में भक्तिन का गोना हुआ। आपको याद रखना है 5 साल की उम्र में भक्तिन की शादी हुई, 9 वर्ष में गोना हुआ और जब वो 29 वर्ष की थी तो उसके पति का देहांत हो जाता है। और महादेवी वर्मा ये भक्तिन जो थी 25 वर्ष बड़ी थी महादेवी वर्मा से। लेखिका के द्वारा पुकारे जाने पर भक्तिन क्या कहती है? तो वो आए कहकर बोलती थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। महादेवी को यामा पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 1982 में मिला। कहीं कहीं पर आपको गूगल करने पर 1981 भी दिया हुआ मिल सकता है। निहार रश्मि, निर्जा, सांदे गीत, दीप शिखा और यामा ये इनके काव्य संग्रह थे। उत्तर प्रदेश संस्थान ने महादेवी को कौन सा पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया? तो उत्तर प्रदेश ने कौन सा सम्मान दिया? भारत भारती पुरस्कार दिया। महादेवी वर्मा को पद्म भूषण की उपाधि कब मिली? महादेवी वर्मा को पद्म भूषण की जो उपाधि थी 1956 में मिली। भक्तिन की विचित्र समझदारी की झलक विद्यमान थी, किसमें थी? छोटी आँखों में। देखो भक्तिन का कद भी बहुत छोटा था, उसकी आंखें भी बहुत छोटी थी, जो छोटी आँखों में क्या झलकता था? विचित्र समझदारी झलकती थी। भक्तिन का नामकरण किसने किया? भक्तिन नामकरण किसने किया? तो ये महादेवी वर्मा ने ही उनका भक्तिन नामकरण किया था। और क्यों किया था? क्योंकि वो गले में कंठी पहनती थी, सिर मुंडवा रखा था, इस तरह तिलक छापा गया हुआ था, तो महादेवी वर्मा ने ये सब देखकर उसको भक्तिन नाम दिया। ससुराल में भक्तिन के साथ सद्व्यवहार किसने किया? तो उसके पति ने किया। सास और जेठानियाँ भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी? तो क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती थी, यानी कि सास और जेठानियों का व्यवहार जो है भक्तिन के प्रति अच्छा नहीं था। काफ़ी प्रश्न है इस अध्याय के, आराम से आप करते जाइए, एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा? ताकि वे भक्तिन की
घर संपत्ति को हथिया सके, ताकि उसकी ज़मीन जायदाद उन्हें मिल जाएगी। हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो हमारा समाज विधवा के साथ असम्मानपूर्ण व्यवहार करता है। भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? क्या तस्वीर उभरती है कि गूंगी पंचायतें जो हैं, हमारी पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी? भक्तिन जो है सीधा सरल भोजन बनाती थी, और वही भोजन जो है महादेव वर्मा को खाना पड़ता था। मतलब भक्तिन खुद देहातीन थी और उसने साथ साथ महादेव वर्मा को भी देहाती बना लिया था। भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? तो स्वाभिमान का जो भाव था प्रबल था। इस तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है, खोटे सिक्कों की टकसाल का क्या अर्थ है? खोटे तो जिस इसमें है, इसका अर्थ है कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी, यानी कि जिस पत्नी के कन्या होती हैं उनको कहा गया इस पाठ में खोटे सिक्कों की टकसाल। महादेवी ने लक्ष्मण को भक्तिन कहना क्यों आरंभ किया? महादेवी ने लक्ष्मण को भक्तिन कहना क्यों आरंभ किया? क्योंकि उसके, ये मैं आपको बता चुकी, उसके गले में कंठी माला देखकर। भक्तिन पाठ में मुख्यतः किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसमें वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। महादेव वर्मा के कौन से 4 प्रमुख काव्य संग्रह हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था, निहार, रश्मि, निर्जा, सांदे गीत और दीपशिखा यामा। इसमें दीपशिखा, निहार, रश्मि, निर्जा, सांदे गीत इसमें नहीं है। सांदे गीत भी इन्हीं का है, और जो बाकी ये हैं ये भी इन्हीं महादेव वर्मा की रचनाएं हैं, लेकिन इन्होंने प्रमुख काव्य संग्रह पूछा है तो ये हमें बताने हैं, ये काव्य संग्रह हैं। और श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, संकलिप्ता, मेरा परिवार, ये इनके निबंध हैं। और ये अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, यामा, ये मिला के दे दिए, तो इसमें मिक्स है इनके। भक्तिन के पति का जब देहांत हुआ तो भक्तिन की आयु कितने वर्ष थी? ये भी मैंने बताया 29 वर्ष थी। ऐसे लिख कर देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ये थे हमारे भक्तिन पाठ के 45 प्रश्न। अब हम चलते हैं दूसरे अध्याय पर, और दूसरे अध्याय का नाम है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन के रचयिता कौन है? तो बाजार दर्शन जो पाठ है आपका, वो जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। जैनेन्द्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ? बाजार दर्शन जो है विधा की दृष्टि से ये एक निबंध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस निबंध में क्या दिखाया गया है? बाजार की उपयोग और दुरुपयोग पर जो है प्रकाश डाला गया है। ये अध्याय मैंने ये भी बहुत अच्छे से अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर पढ़ा रखा है। जिस बच्चे ने भी नहीं देखा है वो देख सकते हैं। जैनेन्द्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो जैनेन्द्र का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ। जैनेन्द्र का जन्म उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ? तो अलीगढ़ में हुआ। ये इसके जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जैनेन्द्र का जन्म कब हुआ? तो जैनेन्द्र का जन्म हुआ 1905 में। जैनेन्द्र का जन्म अलीगढ़ के किस कस्बे में हुआ? तो ये हुआ कोडियागंज में। जैनेन्द्र कुमार ने उपन्यासों तथा कहानियों के अतिरिक्त किस विधा में सफल रचनाएं लिखी? तो निबंध भी इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। भारत सरकार ने जैनेन्द्र को किस उपाधि से सुशोभित किया? तो उन्होंने पद्म भूषण से किया। जैनेन्द्र कुमार को पद्म भूषण के अतिरिक्त कौन से 2 पुरस्कार प्राप्त हुए? ऑप्शन है शिखर सम्मान और भारत भारती सम्मान, प्रेमचंद सम्मान और उत्तर प्रदेश सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार, ज्ञान पुरस्कार और गीता पुरस्कार। तो इसका आंसर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार। प्रश्न नंबर 9 है, जैनेन्द्र कुमार के प्रथम उपन्यास परख का प्रकाशन कब हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इनकी रचनाएं, एक जरूर पेपर में पूछी जाती है। तो परख जो है, परख, सुनीता, कल्याण, त्यागपत्र, ये सारे इन्हीं के उपन्यास है। तो परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, विवर्त, जयवर्धन और मुक्तिबोध, ये सारे इनके उपन्यास हैं। 1929 में परख जो है प्रकाशित हुआ। जैनेन्द्र कुमार का निधन किस वर्ष में हुआ? तो जैनेन्द्र कुमार का निधन 1990 में हुआ। कल्याणी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? तो कल्याणी उपन्यास का प्रकाशन 1939 में हुआ।
त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? त्यागपत्र का 1937 में हुआ। और जो त्यागपत्र की मेन पात्र है वो मृणाल है। अक्सर यूजीसी नेट तक के पेपरों में ये पूछा जाता है कि त्यागपत्र की वो जो वो है, इस तरीके से मृणाल इसकी वो है पात्र है, मतलब मृणाल किस जैनेंद्र के किस उपन्यास की पात्र है, या त्यागपत्र की मेन जो पात्र है वो कौन है, तो ये मृणाल है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। जैनेंद्र की रचना मुक्तिबोध किस विधा की रचना है? मैंने अभी बताया था आपको, तो ये उपन्यास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। जैनेंद्र के उपन्यास सुनीता का प्रकाशन कब हुआ था? तो सुनीता का प्रकाशन 1935 में हुआ था। परख का प्रकाशन 1929 में हुआ था। कल्याणी का प्रकाशन 1939 में हुआ था। ये मैंने आपको फिर से रिवाइज करवा दिए हैं। अनाम स्वामी किस विधा की रचना है? तो अनाम स्वामी एक उपन्यास है। वातायन किस विधा की रचना है? वातायन इनकी कहानी संग्रह है। इनके कहानी भी इन्होंने काफ़ी कहानियाँ लिखी हैं। नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1933 में हुआ। प्रस्तुत प्रश्न निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? ये 1936 में हुआ। पूर्वोदय, ये सारे निबंध हैं। पूर्वोदय निबंध संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो पूर्वोदय का 1951 यानी कि 1951 में। विचार वलरी निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो विचार वलरी का प्रकाशन वर्ष 1952 है। मंथन के रचयिता कौन है? तो मंथन भी इन्हीं का एक निबंध है, जैनेंद्र कुमार जी हैं। मंथन किस विधा की रचना है? ये एक विधा की दृष्टि से मंथन निबंध है। मंथन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो मंथन का जो प्रकाशन है वो 1953 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 है हमारे पास। जड़ की बात का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1945। साहित्य का श्रेय और प्रेय के रचयिता ये भी जैनेंद्र कुमार जी हैं। साहित्य का श्रेय और प्रेय की रचना कब हुई? तो ये 1953 में हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। सोच विचार। सोच विचार भी एक इन्हीं का निबंध है। जैनेंद्र कुमार जी इनके रचयिता हैं। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति कौन सी विशेषता प्रभावित होती है? संचय की तृष्णा यानी कि मनुष्य के अंदर जब धन वैभव को जोड़ने की लालसा मन में हो जाती है तो वहाँ व्यक्ति की कौन सी विशेषता प्रभावित होती है? निर्बलता। ये और वे के रचयिता कौन है? ये भी इन्हीं का है। ये और वे जो है जैनेंद्र की रचना है। लेखक ने चूरन वाले को अकिंचित कर कहा है, जिसका क्या अर्थ है? इस तरीके के प्रश्न पूछ सकते हैं। अर्थहीन, इसका मतलब है अर्थहीन। अकिंचित होते हैं ना, जिसके पास कुछ भी नहीं होता। चूरन बेचने वाले महानुभाव को लोग किस नाम से पुकारते थे? तो उसको भगत जी के नाम से पुकारते थे। बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य क्या है? इस तरीके के प्रश्न भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसका आ जाएगा बाजार के उपयोग का विवेचन। लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? एक बार जब पीछे पेपर आया था, पीजीटी एस्टेट का पिछले साल का जो पेपर था उसमें आपके आरो भाग 2 में से पूछा गया था कि वो है ना सिल्वर वेडिंग का प्रतिपाद्य क्या है। तो हो सकता है इस बार बाजार दर्शन का पूछ ले, तो बाजार के उपयोग का विवेचन। लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? तो अपनी पत्नी के साथ बाजार गया था। प्रश्न नंबर 34 है। क्या फालतू सामान खरीदने के लिए पत्नी को दोष देना उचित है? बताइए। नहीं, नहीं। लेखक के अनुसार पैसा क्या है? लेखक के अनुसार पैसा पावर है। जैनेंद्र जी ने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्री को क्या बताया? बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्री को अनीति शास्त्र बताया। आगे है, हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? तो जब मन खाली न हो। ठीक है, जब मन खाली न हो। अगर खाली मन से जाएंगे तो हम अनावश्यक चीज़ें खरीद कर ले आएंगे। जब मन खाली न हो तो हमें इस स्थिति में बाजार जाना चाहिए। बाजार किसे देखता है? बाजार क्रय शक्ति को देखता है। अगर आपने पाठ नहीं पढ़ रखा तो ये प्रश्न आपके लिए छांटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए पाठ की डिटेल ज़रूर पढ़ें। बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? तो बाजारूपन से है बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना।
बाजार का जादू किसके माध्यम से काम करता है? तो आँख के माध्यम से काम करता है। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर धन की ओर कौन झुकता है? तो निर्बल आदमी जो है हमेशा धन की ओर झुकता है। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? संयमी कहा गया है। ठीक है। लेखक की दृष्टि में जो लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं वे साथ ही साथ किस दोष को भी बढ़ाते हैं? कपट को भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तो यही थे हमारे अभी तक इसमें 43 प्रश्न थे बाजार दर्शन में। अगला अध्याय अध्याय नंबर 3 और काले मेघा पानी दे आपके अध्याय का नाम है। और ये जो काले मेघा पानी दे ये किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने लिखा है। धर्मवीर भारती ने। अब काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ? कब हुआ धर्मवीर भारती का जन्म? 2 दिसंबर 1926 को हुआ। धर्मवीर भारती के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था चिरंजीवी लाल। धर्मवीर भारती की माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था चंदी देवी। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। धर्मवीर भारती ने इंटर की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? इनमें देखो चारों ऑप्शन को लेकर समझाने का कुछ भी नहीं होता। धर्मवीर भारती ने इंटर की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? सन 1942 में। धर्मवीर भारती ने किस पाठशाला से इंटर की परीक्षा पास की? तो ये की कायस्थ पाठशाला से। धर्मवीर भारती ने किस विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की? किस विद्यालय से? प्रयाग विश्वविद्यालय से। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर धर्मवीर भारती को कौन सा पदक मिला? तो इनको मिला चिंतामणि घोष मंडल पदक। धर्मवीर भारती ने हिंदी में किस वर्ष एमए की परीक्षा पास की? धर्मवीर भारती ने किस वर्ष एमए की परीक्षा पास की? तो ये की 1947 में। धर्मवीर भारती ने किस वर्ष पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? तो ये 1954 में इन्होंने पीएचडी की परीक्षा उत्तीर्ण की, उपाधि प्राप्त की। धर्मवीर भारती ने किस विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? तो वो सिद्ध साहित्य में प्राप्त की थी। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य, ये तीनों ही साहित्य की मैंने वीडियो बनाकर अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर डाल रखा है। यूजीसी नेट के लिए तीनों ही टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 12 है, धर्मवीर भारती किस पत्रिका के संपादक बने? तो ये धर्मयुग पत्रिका के संपादक बने। धर्मवीर भारती ने इंग्लैंड की यात्रा कब की? 1961 में की। धर्मवीर भारती ने इंडोनेशिया तथा थाईलैंड की यात्रा कब की? इंडोनेशिया और थाईलैंड की यात्रा इन्होंने 1966 में की। और धर्मवीर भारती की दूसरा सप्तक की कविताएं कब प्रकाशित हुई? तो दूसरा सप्तक जो है आपको पता है 1951 में। पहला जो सप्तक था 1943 में। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना। और दूसरा 1951 में। ठीक है। अगला है, ठंडा लोहा का प्रकाशन कब हुआ? ठंडा लोहा, इसमें 2 अक्षर है, याद रखना। तो 2 लास्ट में 1952 में। कनुप्रिया के रचयिता, कनुप्रिया जो है धर्मवीर भारती की रचना है कनुप्रिया। और गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का क्या है? एक उपन्यास है। गुनाहों का देवता का रचयिता कौन है? तो ये धर्मवीर भारती हैं। और सूरज का 7वां घोड़ा, ये प्रगतिशील उपन्यास है इनका। तो इसमें लिखा ये है, सूरज का 7वां घोड़ा भी क्या है? उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ठेले पर हिमालय ये एक निबंध है। कहनी कहनी के रचयिता का क्या नाम है? तो ये तो आपको पता, ये सभी धर्मवीर भारती जी के ही मिलेंगे। और इसके लिए आप एक बार जीवन परिचय जरूर पढ़ लेना। मानव मूल्य और साहित्य किस विधा की रचना है? तो मानव मूल्य और साहित्य जो हैं ये निबंध हैं। धर्मवीर भारती का निधन कब हुआ? 1997 को। नदी प्यासी थी किस विधा की रचना है? तो नदी प्यासी थी ये एकांकी है। धर्मवीर भारती को किस राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था पद्मश्री से। पद्मश्री के अतिरिक्त धर्मवीर भारती को कौन सा पुरस्कार मिला? तो एक व्यास सम्मान भी इनको मिला था। और अंधा युग के रचयिता का क्या नाम है? इम्पोर्टेंट है ये। अंधा युग जो है इनका धर्मवीर भारती की ही रचना है। अंधा युग किस विधा की रचना है?
ये इम्पोर्टेंट है, खूब पूछा जाता है कि अंधा युग किस विधा की रचना है। तो अंधा युग एक गीति नाट्य है। अंधा युग क्या है? गीति नाट्य है। और आगे है धर्मवीर भारती किस रचना पर हिंदी में फिल्म बनी? ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सूरज का सातवां घोड़ा पर भी क्या बनी? एक फिल्म बनी है। प्रश्न नंबर 31 के बाद प्रश्न नंबर 32, पश्यंती किस विधा की रचना है? एक बार आप इनकी सारी रचनाएं याद करके तो इन्हें बताना कि पश्यंती जो है एक इनका निबंध है। पश्यंती विधा की दृष्टि से निबंध है। काले मेघा पानी दे किस विधा की रचना है? जो आपके इस अध्याय में है और आप पढ़ेंगे तो काले मेघा क्या है? विधा की दृष्टि से एक संस्मरण है। ये आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंद्रसेना को लेखक ने क्या नाम दिया? तो इंद्रसेना को लेखक ने क्या नाम दिया? मेंढक मंडली नाम दिया। इंद्रसेना द्वारा जल का दान मांगने को लेखक क्या कहता है? तो लेखक इसे एक अंधविश्वास कहता है। इंद्रसेना के किशोर पानी और कीचड़ में लोट पोट कर क्या मांगते हैं? तो ये क्या मांगते हैं? वर्षा मांगते हैं। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया? क्योंकि ये नंग धड़ंग शरीर के साथ कीचड़ कादों में लौटने के कारण। ये ही इसका राइट आंसर है। किशोर अपने आप को इंद्रसेना क्यों कहते हैं? तो ये वर्षा के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को इंद्रसेना कहते हैं। अगला प्रश्न है, गुड़धानी से क्या अभिप्राय है? तो गुड़धानी से अभिप्राय है गुड़ और चने से बना लड्डू। लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते हैं? तो ये बोलते हैं गंगा मैया की। जीजी की दृष्टि में किसके बिना दान नहीं होता? किसके बिना दान नहीं होता? त्याग के बिना दान नहीं होता। तो शायद यही इसके प्रश्न थे। और अभी और भी हैं भाई, इसके ज़्यादा प्रश्न हैं। बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती है? तो वो कहती है इंद्र सेना के आने की। जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? तो वो आएगा इसमें लेखक के कल्याण के लिए। जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटता था? क्या बांटता था? ये 8 दिन तक पंजीरी बांटता था। किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया? तो ऋषि मुनियों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया। हर छठ पर लेखक छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में क्या भरता था? तो क्या भरता था? भूजा भरता था। काले मेघा पानी दे पाठ में किस लोक प्रसिद्ध द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? तो इसमें किया गया है विश्वास और विज्ञान का। विश्वास और विज्ञान का। अनावृष्टि दूर करने के लिए जुटी गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते थे? मेंढक मंडली कहते थे। प्रस्तुत पाठ में बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा कौन लगाता था? तो ये पहला नारा मेंढक मंडली लगाती थी। प्रस्तुत पाठ में लेखक को कुमार सुधार सभा का कौन सा पद दिया गया? तो प्रस्तुत पाठ में लेखक को उपमंत्री का पद दिया गया। ये आपको याद रखना है। जीजी के लड़के ने पुलिस की लाठी किस आंदोलन में खाई थी? तो ये खाई थी राष्ट्रीय आंदोलन में। आगे हैं, नेक्स्ट अध्याय है हमारा पहलवान की ढोलक। तो ये शुरू कर देते हैं हम अविलंब। पहलवान की ढोलक रचना के लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। पहलवान की ढोलक किस विधा की रचना है? तो ये विधा की दृष्टि से एक कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ? 1921 में हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस राज्य में हुआ? तो ये बिहार के थे। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के किस जनपद में हुआ? तो इसका हुआ अररिया जनपद में हुआ। ऑप्शन नंबर बी। फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के कलाकार हैं? तो ये आंचलिक कलाकार हैं। आंचलिक कलाकार वो होते हैं जो अपने ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित कलाकार होते हैं। वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित रचनाएं लिखते हैं। रेणु के जन्म स्थान का नाम, ये रेणु फणीश्वर नाथ रेणु इन्हीं का ही नाम है। तो जन्म स्थान का नाम क्या है? तो औराही हिंगना।
ये इनके जन्म हुआ था यहाँ पर, अजीब सा नाम है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 है, रेणु ने किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया? तो ये लिया 1942 में। रेणु का निधन किस वर्ष हुआ? तो 1977 में हुआ। रेणु किस विचारधारा के साहित्यकार थे? ये प्रगतिवादी विचारधारा के साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास के प्रकाशन से रेणु को रातों रात ख्याति प्राप्त हो गई थी? तो मैला आंचल, जो कि 1951 में लिखा गया था। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ? तो 1954 में मैला आंचल का प्रकाशन हुआ। रेणु के उपन्यास परती परी कथा का प्रकाशन कब हुआ? 1957 में। रेणु के उपन्यास दीर्घ तपा का प्रकाशन कब हुआ? 1963 में। कितने चौराहे किस विधा की रचना है? तो कितने चौराहे क्या है, इनका एक उपन्यास है। और कितने चौराहे का प्रकाशन कब हुआ? तो 1966 में हुआ। ठुमरी किस विधा की रचना है? ठुमरी जो है इनका एक कहानी संग्रह है। ठुमरी का प्रकाशन कब हुआ? ठुमरी का प्रकाशन हुआ 1957 में। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, रेणु जी का कौन सा उपन्यास का उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ? कौन सा उपन्यास प्रकाशित हुआ? पलटू बाबू रोड। पलटू बाबू रोड। ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है? तो ये एक संस्मरण है। इनमें से कौन सी रचना संस्मरण विधा की है? तो ये सारे फणीश्वर नाथ रेणु जी के चल रहे हैं। तो वन तुलसी गंध भी क्या है, इनका संस्मरण है। रेणु की किस कहानी पर लोकप्रिय फिल्म बनी? तो तीसरी कसम पर। इनकी एक रचना है, कहानी है तीसरी कसम, इस पर भी फिल्म बनी। नेपाली क्रांति कथा और पटना की बाढ़ किस विधा की रचनाएं हैं? तो ये बाढ़ बोर्ड ये आती हैं, ये सारी रिपोर्टार्स हैं। पहलवान की ढोलक मुख्य रूप से किसका वर्णन करती है? तो ये करती है लुट्टन पहलवान की जिजीविषा। जिजीविषा होती है जीने के प्रति जो इच्छा होती है, उस जिजीविषा और हिम्मत का वर्णन करती है। लुट्टन कितनी आयु में अनाथ हो गया था? लुट्टन 9 वर्ष की आयु में अनाथ हो गया था। किसने लुट्टन का पालन पोषण किया? तो लुट्टन की सास ने किया। गांव में कौन सा रोग फैला हुआ था? तो मलेरिया और हैजा फैला हुआ था। मलेरिया और हैजा। ढोलक की आवाज़ गांव में क्या करती थी? संजीवनी शक्ति का काम करती थी। शेर के बच्चे के गुरु का नाम था? शेर के बच्चे के गुरु का नाम था बादल सिंह, एक पहलवान था। प्रश्न नंबर 29 के बाद प्रश्न नंबर 30 आता है आपका। लुट्टन ने किस पहलवान को हराया? तो लुट्टन ने किस पहलवान को हराया था, आप बताएंगे? तो हराया था चांद सिंह को। लुट्टन ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया था? तो ये श्यामनगर के दंगल में हराया था। पहलवान की ढोलक कहानी के अनुसार पूरे गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप किस मौसम में फैला था? तो ये सर्दी में फैला था। भाई इतना बोलते बोलते तो भाई वीडियो बनाते बनाते गला बिल्कुल बैठ गया है। एक मैराथन मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, एक मैराथन मैंने अभी उसकी डाली थी, आपकी जो आरो भाग 1 है उसकी। और तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। देख लेना आपने सब्सक्राइब अगर कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा तो अभी पहले वीडियो को पॉज करके पहले सब्सक्राइब करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वैसे बहुत बच्चों का प्यार और स्नेह मिल रहा है हमें, इसीलिए मोटिवेशन भी मिल रहा है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेना था, इसलिए मैं सोची कि 2 बात कर लेते हैं, क्योंकि 4 चैप्टर के लगातार बोलते बोलते भाई थकान तो बहुत होती है, लेकिन जब आपके कमेंट पढ़ते हैं तो खुशी भी बहुत होती है। तो शुरुआत कर देते हैं। पहलवान की ढोलक कहानी के अनुसार पूरे गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप किस मौसम में फैला था? तो ये सर्दी में फैला था। तो ये सर्दी के मौसम में फैला था। जीते रहो बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रख ली, ये कथन किसका है? तो ये राजा साहब का था।
लुट्टन पहलवान अपने दोनों दोस्तों हाथों को दोनों ओर कितनी डिग्री की दूरी पर फैलाकर चलने लगता था? तो ये चलता था 45 डिग्री। लुट्टन को किसका आश्रय प्राप्त हो गया, मतलब किसका सहारा मिल गया था? किसका मिल गया था? राजा साहब का। राजा साहब का। काला खां क्या कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था? आली। आली, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। लुट्टन के दोनों पुत्रों की मृत्यु किससे हुई थी? तो मलेरिया और हैजे से ही हुई थी। पूरे बारी बारी करके पूरा गांव का गांव उजड़ गया था। संजीवनी किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी? तो ये पहलवान की ढोलक भरती थी। और लुट्टन पहलवान कितने वर्ष तक अजय रहा, मतलब उसको जीत नहीं पाया था? तो ये 15 वर्ष तक। लुट्टन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था? तो काला खां को। अगला प्रश्न है, यही प्रश्न थे उस लेसन के। अगला आता है हमारा अध्याय नंबर 5, चार्ली चैपलिन। और इसके प्रश्न और हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चार्ली चैपलिन यानी हम सब के लेखक का क्या नाम है? तो विष्णु खरे इनके लेखक का नाम है। विष्णु खरे का जन्म कब हुआ? 9 फरवरी 1940 को इनका जन्म हुआ। विष्णु खरे का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था आपका मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। विष्णु खरे ने किस विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की? ये अंग्रेजी विषय में। विष्णु खरे ने किस कॉलेज से सन 1963 में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की? तो ये इन्होंने प्राप्त की थी क्रिश्चियन कॉलेज से। क्रिश्चियन कॉलेज से। आरंभ में क्रिश्चियन कॉलेज से 1963 में स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर आपको कहते हो मास्टर डिग्री, मास्टर ऑफ आर्ट, MA। आरंभ में विष्णु खरे किस समाचार पत्र में उपसंपादक रहे? तो दैनिक इंदौर में रहे। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त विष्णु खरे ने और कहाँ पर प्राध्यापक के रूप में काम किया? तो ये दिल्ली में किया। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 8। केंद्रीय साहित्य अकादमी में विष्णु खरे ने किस पद पर काम किया? तो किस पद पर काम किया? उप सचिव के पद पर काम किया। उप सचिव के पद पर। विष्णु खरे ने किस समाचार पत्र में प्रभारी कार्यकारी संपादक के रूप में काम किया? तो ये आपका नव भारत टाइम्स। नव भारत टाइम्स। किस समाचार पत्र में विष्णु खरे ने वरिष्ठ सहायक संपादक के रूप में काम किया? टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया। विष्णु खरे को सर्वप्रथम कौन सा पुरस्कार मिला? विष्णु खरे को सर्वप्रथम कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये आप बताइए। थोड़े से छोटे करके देखने पड़ेंगे क्योंकि ऑप्शन जो है बहुत बड़े हैं इसके। विष्णु खरे को सर्वप्रथम कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको मिला रघुवीर सहाय सम्मान। ये मिला आपको रघुवीर सहाय सम्मान। दिल्ली में उन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। रघुवीर सहाय सम्मान तथा हिंदी अकादमी सम्मान के अतिरिक्त विष्णु खरे अन्य कौन से सम्मानों से पुरस्कृत हुए? तो कौन से सम्मानों से हुए? शिखर सम्मान तथा मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी इनको मिले। विष्णु खरे को फिनलैंड का कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो फिनलैंड का था नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज। एक गैर रोमानी समय में के रचयिता का नाम बताइए। तो ये किसकी रचना है? विष्णु खरे की। एक गैर रोमानी समय में। सिनेमा पढ़ने के तरीके किस विधा की रचना है? तो सिनेमा पढ़ने के जो तरीके हैं ये एक आलोचना है। खुद अपनी आँख के रचयिता का क्या नाम है? तो ये भी विष्णु खरे की हैं। विष्णु प्रभाकर नहीं, विष्णु खरे। कहीं आप ऑप्शन में पजल्ड हो जाएं। पिछला बाकी कविता संग्रह के रचयिता का क्या नाम है? आपको पता है विष्णु खरे के चल रहे हैं इस अध्याय में, तो विष्णु खरे ही मिलेंगे। तो आप एक जगह लिखकर इनकी सभी रचनाओं को याद कर लेना। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है? चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। सबकी आवाज़ पर्दे में के रचयिता का क्या नाम है? सबकी आवाज़ पर्दे में, तो इसके रचयिता का नाम है विष्णु खरे। और किन 2 समाचार पत्रों में विष्णु खरे के सिनेमा विषयक लेख प्रकाशित हुए?
तो ये हुए नव भारत टाइम्स और द हिंदुस्तान। मेकिंग ए लिविंग चैपलिन की कौन सी फिल्म है? तो ये इनकी पहली ही फिल्म है। मेकिंग ए लिविंग फिल्म को बने हुए कितने साल हो चुके हैं? तो ये 75 साल हो चुके हैं। देखो इस पाठ में ना चार्ली चैपलिन के बारे में ये बताया है कि हास्य रस के अंदर करुण रस और करुण रस के अंदर हास्य रस, ये इनकी खासियत थी। मतलब हंसते हंसते रुलाना और रोते रोते हंसना, ये इनकी खासियत है। चार्ली ने अपनी फिल्मों में किन दो रसों का मिश्रण किया है? ये आ ही गया यहाँ पर, श्रृंगार करुण रस और हास्य रस। करुण का मतलब होता है शोक, ठीक है, तो जब शोक मतलब दुखी होगा आदमी, और एक हंसना, ठीक। लेखक के विचारानुसार आने वाले कितने वर्षों तक चार्ली के नाम का मूल्यांकन होता रहेगा? तो अगले 50 वर्षों तक। चार्ली की फिल्में किस पर आधारित हैं? भावनाओं पर। ये आपके पेपर में आ सकता है। तो चार्ली की फिल्में भावनाओं पर आधारित हैं। चार्ली की जो फिल्में हमें अलग प्रकार की भावनाओं का एहसास कराती हैं, उनमें से दो के नाम लिखिए। तो क्या आ जाएगा इसमें? मेट्रोपोलिस और दी रोवंथ सील। चार्ली की माँ किस प्रकार की नारी थी? तो ये परित्यक्ता नारी थी जिसके पति जिसे छोड़ देते हैं। चार्ली की माँ किस प्रकार की अभिनेत्री थी? तो सामान्य अभिनेत्री थी। और आगे है प्रश्न नंबर 30। चार्ली को एक भारी घुमंतु चरित्र किसने बना दिया था? तो भारी घुमंतु मतलब घूमने वाला, तो उसकी जटिल परिस्थितियों ने बना दिया था। विष्णु खरे के अनुसार संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वह किन से बदतमीजियां करता था? तो ये राज व्यक्तियों से। आरंभ में चार्ली की किन लोगों ने भर्त्सना की? तो पूंजीपतियों ने की। और नेक्स्ट है, किसकी तरफ से चार्ली खाना बदोशों से जुड़े हुए थे? तो वो अपनी नानी की वजह से। चार्ली का पिता कौन था? चार्ली के पिता एक यहूदी थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, HPSC ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा गया था। यूरोप के जिप्सी किस देश से गए थे? तो यूरोप के जो जिप्सी थे ये भारत से गए थे। जब चार्ली बीमार थे तो उनकी माँ ने उन्हें किनका चरित्र पढ़कर सुनाया था? तो ईसा मसीह का चरित्र पढ़कर सुनाया था। किस प्रसंग को सुनकर चार्ली और उसकी माँ रोने लगे? तो ईसा के सूली चढ़ने का प्रसंग सुनकर रोने लगे। चार्ली की अधिकांश फिल्में किसका इस्तेमाल नहीं करती? तो ये भाषा का इस्तेमाल नहीं करती। प्रश्न नंबर 29। भेड़ के पकड़े जाने पर चार्ली के हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न क्यों हो गया था? भेड़ के मरने के डर से। भेड़ को पकड़ लिया, अब कहीं उसे मार ना दें। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में हास्य का पात्र कौन होता है? विदूषक होते हैं, माने कि छोटे छोटे जो पात्र होते हैं ना, वो होते हैं। आगे है, चार्ली से प्रभावित होकर राज कपूर ने कौन सी दो फिल्में बनाई? तो राज कपूर ने बनाई आवारा और श्री 420। किस भारतीय कलाकार ने चार्ली चैपलिन की तरह अभिनय किया? तो ये दिलीप कुमार ने किया। देवानंद ने चार्ली का अनुकरण करते हुए किन फिल्मों में अभिनय किया? तो 9, 2, 11 और 3 देवियाँ। इसमें देवानंद ने चार्ली का अनुकरण करते हुए फिल्मों में अभिनय किया। जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा कैसा चरित्र बना दिया था? तो घुमंतु बना दिया था। चार्ली चैपलिन ने फिल्म कला को क्या बनाया? लोकतांत्रिक बनाया। चार्ली किस भारतीय साहित्यकार के अधिक नज़दीक हैं? तो ये प्रेमचंद के अधिक नज़दीक हैं। चार्ली चैपलिन की कला ने कितनी पीढ़ियों को मुग्ध किया है? तो ये 5 पीढ़ियों को। किस भारतीय अभिनेत्री ने चार्ली चैपलिन की तरह अभिनय किया? तो ये श्रीदेवी ने किया। चार्ली चैपलिन की फिल्मों का आधार क्या है? भावनाएं हैं, जो कि भावों पर आधारित हैं। चार्ली की माँ निम्न में से क्या थी? तो वो एक निम्न दर्जे की अभिनेत्री थी और एक परित्यक्ता स्त्री थी। प्रश्न नंबर अगला जो लेसन है, रजिया नमक जो अध्याय है उसके हम MCQs करेंगे, नमक वाले अध्याय के। और इसकी जो नमक,
और रजिया सज्जाद जहीर ने ये लिखा है। देख लेते हैं रजिया सज्जाद जहीर का जन्म कब और कहाँ हुआ, कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ 15 फरवरी 1917 को हुआ। रजिया सज्जाद जहीर का जन्म कहाँ हुआ, अजमेर में हुआ। और रजिया सज्जाद जहीर ने किस विषय में एमए की परीक्षा पास की, तो ये उर्दू में की। सन 1947 में रजिया सज्जाद जहीर अजमेर छोड़कर कहाँ चली गई, तो वो लखनऊ चली गई थी। ये मैंने आपको क्या बता दिया, ये रजिया सज्जाद जहीर जो है, सॉरी सही बताया है, नमक ही इस पाठ का अध्याय का नाम है। और रजिया सज्जाद जहीर ने किस व्यवसाय को अपनाया था, तो किस व्यवसाय को अपनाया था उनने, ये अध्यापन को। रजिया सज्जाद जहीर का देहांत कब हुआ, 18 दिसंबर 1989 को। रजिया सज्जाद जहीर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार। उत्तर प्रदेश की किस अकादमी ने रजिया सज्जाद जहीर को पुरस्कार देकर सम्मानित किया, तो ये उर्दू अकादमी ने किया। रजिया सज्जाद जहीर को सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार तथा उर्दू अकादमी पुरस्कार के अतिरिक्त कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था इन्हें। थोड़े से बड़े बड़े प्रश्न है ये। और अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। सन 1965 में रजिया सज्जाद जहीर की नियुक्ति कहाँ पर हुई, तो इनकी हुई सोवियत सूचना विभाग में। और नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया सज्जाद जहीर के एकमात्र कहानी संग्रह का क्या नाम है, तो ये है जर्द गुलाब। एक ही कहानी संग्रह लिखा है इन्होंने। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः किस भाषा की लेखिका है, तो ये उर्दू की लेखिका है। नमक कहानी की लेखिका का नाम क्या है, नमक ये है विधा की दृष्टि से, देखो मैं अभी बता रही थी, नमक जो पाठ है विधा की दृष्टि से एक कहानी है और ये लिखा है रजिया सज्जाद जहीर ने। नमक कहानी का संबंध किस से है, तो ये है आपका, नमक कहानी जो इसका संबंध है ये किससे है, भारत पाक विभाजन से। ये आपका क्या आ जाएगा, भारत पाक विभाजन से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। सफिया पाकिस्तान से किस नगर में गई, तो सफिया पाकिस्तान के किस नगर में गई थी, लाहौर में। सफिया लाहौर जाने से पहले किस कार्यक्रम में गई थी, कीर्तन में। किस कार्यक्रम में गई थी, कीर्तन में। सिख बीबी ने किसे अपना वतन कहा, तो सिख बीबी ने लाहौर को अपना वतन कहा। कीर्तन कितने बजे समाप्त हुआ, तो कीर्तन 11 बजे समाप्त हुआ। सिख बीबी ने सफिया से क्या तोहफा लाने के लिए कहा, तो लाहौरी नमक लाने के लिए कहा। सफिया लाहौर में किसके पास गई थी, अपने भाइयों के पास गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सफिया का भाई क्या था, सफिया का भाई क्या था, पुलिस अफसर। सफिया ने बादामी कागज़ की पुड़िया में क्या बंद कर रखा था, लाहौरी नमक। सफिया का दिल्ली तक का रेल का किराया किसने दिया था, किसने दिया था, उसके भाई ने। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते, ये कथन किसका है, तो ये कथन सफिया के सफिया का। आगे है प्रश्न नंबर 25। आप हदीब, ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घुमा हुआ होता है। यहाँ अदीब शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये साहित्यकार के लिए हुआ है। प्लीज़ भाई गला बैठता ही जा रहा है बिल्कुल, इससे एक लंबी क्लास तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बीच में ही। सफिया के कितने सगे भाई पाकिस्तान में थे, तो 3 भाई थे। पहले सफिया ने नमक की पुड़िया को कहाँ रखा, तो ये रखा फलों की टोकरी की तह में रखा। सुनील दास गुप्ता को सालगिरह पर उसके मित्र ने पुस्तक कब भेंट की, तो ये 1946 में की थी। कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता को
उसके बचपन के दोस्त ने किस अवसर पर पुस्तक भेंट की थी? तो ये उसके शादी की सालगिरह पर की थी। संतरे और माल्टे को मिलाकर कौन सा फल मिलता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देख लेना आप, ये ज़रूर आता है पेपर में। तो ये किन्नू बनता है। और सफ़िया के दोस्त ने किन्नू देते हुए क्या कहा था? कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। किस रंग के कागज़ की पुड़िया में शेर भर सफ़ेद लाहौरी नमक था? तो ये बादामी रंग की पुड़िया में। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। वाकई में सफ़िया ने अपनी माँ किसे कहा है? तो वो सिख बीवी को कहा है जो उसे कीर्तन में मिली थी और लाहौरी नमक लाने के लिए बोला था। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ये कथन किसका है? पाकिस्तान कस्टम अधिकारी का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। बहुत सारे प्रश्न हैं इनमें, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। भारत के कस्टम अधिकारी का नाम क्या था? तो भारत का जो कस्टम है उसका सुनील दास गुप्त। 2 चाय लाओ अच्छे वाले नमक कहानी में कस्टम अधिकारी ने दूसरी चाय किसके लिए मंगवाई? तो आपको पता है सफ़िया और ये दोनों ही बैठे थे तो सफ़िया के लिए मंगवाई। और सुनील दास किसे अपना वतन मानता है? सुनील दास ढाका को अपना वतन मानता है। सफ़िया कहाँ की रहने वाली है? तो सफ़िया लाहौर की रहने वाली है। सुनील दास गुप्त अपने दोस्त के साथ बचपन में किन साहित्यकारों को पढ़ते थे? तो ये पढ़ते थे नजरुल और टैगोर को। नजरुल और टैगोर को ध्यान रखना इस बात का। अगला प्रश्न है, अमृतसर में सफ़िया के सामान की जांच करने वाले नौजवान कस्टम अधिकारी बातचीत और सूरत में कैसे लगते थे? तो वो लगते थे बंगाली लगते थे। और नमक पाठ के अनुसार क्या चीज़ हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है? आंसर आएगा किन्नू। सफ़िया की अम्मा सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ा करती थी? तो ये मुहर्रम पर ओढ़ती थी। प्रश्न नंबर 43, हमारा वतन तो जी लाहौर ही है, ये कथन किसका है? तो ये है सिख बीबी का। सफ़िया अपने भाइयों से मिलने कहाँ जा रही थी? तो लाहौर जा रही थी। ये शायद इतना ही है आपका। अध्याय नंबर अब अगला आता है आपका, ये शिरीष के फूल है, शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का शिरीष के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ 1907 में। द्विवेदी जी का जन्म किस गांव में हुआ? तो ये छपरा गांव में हुआ। द्विवेदी जी के पिता का नाम क्या था? तो ये था उनके पिता का नाम, ऑप्शन है अनमोल द्विवेदी। क्या नाम था? अनमोल द्विवेदी। द्विवेदी जी ने किस वर्ष शास्त्राचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की? तो ये 1930 में की। द्विवेदी जी किस ग्रंथ का नियमित रूप से पाठ किया करते थे? तो रामचरितमानस का। द्विवेदी जी की नियुक्ति शांति निकेतन में कब हुई? तो ये 1930 में हुई। शांति निकेतन में द्विवेदी जी किस पद पर नियुक्त हुए? तो ये हिंदी अध्यापक के पद पर। शांति निकेतन में अध्यापन करने के बाद द्विवेदी जी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए? तो ये था हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अगला प्रश्न है, पंजाब विश्वविद्यालय में द्विवेदी जी किस पद पर नियुक्त थे? तो वरिष्ठ प्रोफेसर के पद पर। द्विवेदी जी किस पीठ पर आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो ये टैगोर पीठ पर। भारत सरकार ने द्विवेदी जी को किस उपाधि से अलंकृत किया? तो ये पद्म भूषण से किया। द्विवेदी जी का देहांत किस वर्ष हुआ? द्विवेदी जी का तो ये हुआ सन 1979 को। तो ये हुआ 1979 में। और द्विवेदी जी की रचना बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये विधा के दृष्टिकोण से उपन्यास है, बाण भट्ट की आत्मकथा। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? ये इनका निबंध संग्रह है। और इस तरह के प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। किस नाथ संप्रदाय किस विधा की रचना है?
तो ये समीक्षा की है इन्होंने। विचार और वितर्क किस विधा की रचना है? तो ये भी एक निबंध संग्रह है। बाणभट्ट की आत्मकथा के अतिरिक्त द्विवेदी जी ने कौन सा उपन्यास लिखा? तो चारुचंद्र लेख लिखा। आगे है अशोक के फूल विचार और प्रवाह, विचार और वितर्क के अतिरिक्त द्विवेदी जी का कौन सा निबंध संग्रह है? तो ये कल्पलता है। इनमें से कौन सा समीक्षात्मक ग्रंथ द्विवेदी जी का नहीं है? तो सूर साहित्य नहीं है, पूछा है। नहीं वाले प्रश्नों को ध्यान से देखना है। सूर साहित्य, मध्यकालीन धर्म साधना, हिंदी साहित्य की भूमिका, तुलसी साहित्य की विवेचना, तो यही इनका नहीं है। बाकी ये जो है तीनों हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। शिरीष के फूल के रचयिता का नाम क्या है? तो शिरीष के फूल ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आरोग्यवद किस पेड़ का नाम है? तो आरोग्यवद किस पेड़ का नाम है? अमलतास का है। आप ऐसे ही मत सोचना कि मैम ऐसे ही करवा रही है। अभी HPSC ऑब्जेक्टिव में जो पेपर आया था वो यही आया था, सेम टू सेम, कि आरोग्यवद किस पेड़ का नाम है? तो ये अमलतास का है। मैंने आपको कितने प्रश्न बता दिए यहाँ से आए हुए। अमलतास कितने दिनों के लिए फूलता है? तो ये 15 से 20 दिन के लिए फूलता है। किस ऋतु के आने पर शिरीष लहक उठता है? तो ये बसंत ऋतु आने पर। किस महीने तक शिरीष के फूल मस्त बने रहते हैं? तो ये आषाढ़ महीने तक। लेखक ने शिरीष की तुलना किसके साथ की है? तो लेखक ने शिरीष की तुलना अवधूत के साथ की है। वात्स्यायन की रचना का नाम क्या है? तो वात्स्यायन अज्ञे जी का है ये। तो ये इनका है कामसूत्र। शिरीष की डालें कैसी होती हैं? शिरीष की डालें कमज़ोर होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है द्विवेदी जी ने शिरीष के फूल नामक पाठ में संस्कृत के किस महान कवि का उल्लेख किया है? तो ये कालिदास का किया है। और शिरीष के फल किस प्रकार के होते हैं? शिरीष के फल कठोर होती हैं, डालियाँ कमज़ोर होती हैं। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, ये कथन किस कवि का है? तो ये तुलसीदास का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 पर हैं हम। एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास, ये गर्वपूर्वक किसने कहा था? तो ये विज्जिका देवी ने कहा था। शिरीष का वृक्ष कहाँ से अपना रस खींचता है? तो ये वायुमंडल से खींचता है। लेखक ने किस भक्तिकालीन कवि की तुलना अवधूत के साथ की है? तो लेखक ने कबीर की तुलना अवधूत मतलब सन्यासी, अवधूत का मतलब होता है सन्यासी। पुराने कवि किस पेड़ में दोलाओं को लगा देखना चाहते थे? दोलाओं को लगा देखना चाहते थे किस पेड़ में? तो बकुल में। आप जब ये अध्याय पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर देना आपके लिए आसान हो जाएगा। आधुनिक हिंदी काव्य में अनासक्त कवि हैं तो ये सुमित्रानंदन पंत हैं। कबीर ने लेखक ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? तो अनासक्त योगी कहा है कालिदास को। शिरीष के फूल पाठ में महाकाल देवता द्वारा सपासप क्या चलाने की बात कही है? तो सपासप कोड़े चलाने की बात कही है। बांग्ला के किस कवि को लेखक ने अनासक्त कवि कहा है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। इरिक्षु दंड किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इरिक्षु दंड तो ये गन्ने के लिए हुआ है, गन्ने के लिए। अंत में लेखक ने शिरीष की तुलना किसके साथ की है? तो ये महात्मा गांधी के साथ। दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया पलास, इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो इस पंक्ति के लेखक कबीरदास हैं। आगे है प्रश्न नंबर 42। काफ़ी प्रश्न है इस पाठ के। अनामदास का पौधा के रचयिता का क्या नाम है? तो अनामदास का पौधा ये थोड़ी देर पहले भी आया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। शिरीष के फूल निबंध में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है? तो इसमें साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। शिरीष के फूल निबंध में वर्णित कर्णाट राज की प्रिया का क्या नाम था? तो ये विज्जिका देवी था।
कर्नाट राज की प्रिया का नाम था विज्जी का। द्विवेदी जी ने जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य किसे कहा है? तो जरा और मृत्यु को कहा है। जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु को। लेखक ने कवि बनने के लिए क्या बनना आवश्यक माना है? तो फक्कड़ बनना आवश्यक माना है। पुराने फलों को अपने स्थान से हटते न देखकर लेखक को किसकी याद आती है? तो ये नेताओं की याद आती है। और कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता के मंत्र का प्रचार कौन करता है? तो ये शिरीष करता है। शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया है? तो ये कोमल माना गया है। द्विवेदी जी के अनुसार सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक कौन पहुंच सकते थे? तो ये कालिदास पहुंच सकते थे। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में बताया गया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्ष की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए? तो ये कामसूत्र में कही गई है ये बात। प्रश्न नंबर 51 के बाद लास्ट प्रश्न है ये, श्रम विभाजन भीमराव अंबेडकर जी का है ये आपका अध्याय। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम क्या है? तो ये भीमराव अंबेडकर का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ? तो ये महू में हुआ। महू किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म किस परिवार में हुआ? तो ये अस्पृश्य परिवार में हुआ, जिसे छुआछूत कहते हैं हम। डॉक्टर भीमराव ने आरंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो ये भारत में। उच्चतर शिक्षा के लिए सर्वप्रथम वे कहाँ गए? तो वे न्यूयॉर्क में गए। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूयॉर्क के बाद भीमराव अंबेडकर ने कहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त की? तो ये लंदन में की। किन विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर को विधि, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में डिग्रियां प्रदान की? तो ये कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समाज से डॉक्टर अंबेडकर का मोह भंग हो गया था? हिंदू समाज से। डॉक्टर अंबेडकर कब बौद्ध धर्म के अनुयायी मत बने? तो ये बने 14 अक्टूबर 1956 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, डॉक्टर अंबेडकर के साथ कितने लोग बौद्ध धर्म के मतानुयायी बने? तो ये 5 लाख लोग उनके साथ साथ बौद्ध धर्म में लीन हो गए थे, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। डॉक्टर अंबेडकर किस महान कवि से प्रभावित हुए? तो ये कबीरदास से प्रभावित थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत कब हुआ? ये हुआ 6 दिसंबर 1956 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसके निर्माण में योगदान दिया? तो ये आप सबको पता है कि भारतीय संविधान को बनाने में योगदान दिया था। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहेब आम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय होता है साहित्य को कितने खंडों में विभाजित किया है? तो 21 खंडों में। बाबा भीमराव की रचना जेनेसिस एंड डेवलपमेंट का प्रकाशन कब हुआ? 1917 में। दी अनटचटेबल्स हु आर दे का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? 1948 में। बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित बुद्धा एंड हिज थम्बा कब प्रकाशित हुई? ये 1957 में। हु आर दी शूद्राज का प्रकाशन कब हुआ? 1946 में। थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ 1955 में। और बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी का प्रकाशन कब हुआ? ये हुआ 1923 में। थोड़ा सा अगर आप बोर हो गए तो आप बीच में वीडियो को रोक लें। मैंने सारी एक साथ इसलिए अपलोड कर दी क्योंकि टाइम बहुत कम है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन का कब प्रकाशन हुआ? तो ये हुआ इनका 1965 में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कब प्रकाशित हुई? 1936 में। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये हुई सन 1943 में। और सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति या समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान को लेखक ने
क्या कहा है? तो लोकतंत्र कहा है। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किस में बांध देती है? तो वो एक ही व्यवसाय में बांध देती है। लेखक ने भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का क्या कारण बताया? तो जाति प्रथा बताया। अंबेडकर ने दूध और पानी के मिश्रण की तुलना किससे की है? भाईचारे से की है। लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा है? तो ये काल्पनिक जगत की वस्तु समता को कहा है। लेखक के अनुसार हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को कौन सा पेशा चुनने की अनुमति देती है? तो ये पैतृक पेशा जो अपने माता पे खानदान से मिला हुआ होता है। कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर करना पड़ा, क्या क्या कहलाता है? तो ये दास्ता कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बस ये 2 पेज और हैं। कौन सा धर्म व्यक्ति को जाति प्रथा के अनुसार पैतृक काम अपनाने को मजबूर करता है? तो हिंदू धर्म। स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित समाज को अम्बेडकर ने कैसा समाज कहा है? तो समाज को एक आदर्श समाज का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। लेखक के अनुसार इस युग में किसके पोषकों की कमी नहीं है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न है, माता पिता के आधार पर श्रम विभाजन करना किसकी देन है? तो ये जाति प्रथा की देन है। आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ किन्हें प्राप्त हुआ? सभी को, यानी कि अमीरों को, ऊंची जाति के लोगों को और गरीबों को भी। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष ये कि लोगों को एक ही पेशे से जोड़ देते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की? तो ये आदर्श समाज की। लेखक ने भाईचारे के वास्तविक रूप को किसके मिश्रण की भांति बताया है? दूध और पानी की तरह। लेखक के अनुसार दास्ता का संबंध किससे नहीं है? तो दास्ता का संबंध कानून से नहीं है। किस क्रांति में समता शब्द का नारा लगाया गया था? किस क्रांति में? तो ये फ्रांसीसी क्रांति में लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 और ये हमारा लास्ट पेज है। बाबा साहेब के अनुसार किसके आधार पर समानता अनुचित है? तो वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के। जाति प्रथा के पोषक लोग किन जातियों से संबंधित है? तो ये उच्च जातियों से। आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा का परिणाम कैसा है? तो आर्थिक विकास के लिए तो जाति प्रथा हानिकारक है। श्रम के परंपरागत तरीकों में किस कारण से परिवर्तन हो रहा है? आधुनिक तकनीकी के कारण। पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? तो ये है बेरोजगारी का। भ्रातृता किस प्रकार का शब्द है? तो ये संस्कृत निष्ठ शब्द है। लेखक के अनुसार किस पहलू से जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है? तो ये आर्थिक दृष्टि से भी। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? ये प्रश्न भी आया था HPSC ऑब्जेक्टिव में, जो अभी 2023 में हुआ था स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। उसमें सेम टू सेम यही प्रश्न रखा था। कितने प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये जाति प्रथा निष्क्रिय बना देती है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। तो नेक्स्ट प्रश्न है एंड लास्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा? तो जो समता शब्द है ये विवाद का विषय रहा। तो दोस्तों ये है हमारी आज की महामैराथन आरोह भाग 2। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आरोह भाग 2 संपूर्ण MCQs, संपूर्ण MCQs हैं और ये आपके गद्य खंड के संपूर्ण MCQs हैं। इसी तरीके से मैं एक दिन पद्य खंड के और डाल दूंगी, तो आप आराम से इसे देखिए। अध्याय आपको पढ़ने हैं तो आप SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जाकर विजिट कीजिए। TGT PGT एस्टेट वाले बच्चे, बसंत भाग 1 हमारे संपूर्ण हो चुके हैं, बसंत भाग 2 और 3 हमारे वहाँ चल रही है और आरोह भाग 1 संपूर्ण होने वाली है। और भी आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, एक एक जो देवनागरी लिपि वाला और हिंदी साहित्य का जो आपका A ऑप्शन में दिया गया है, आपके सिलेबस के A पार्ट में जो दे रखा है वो मैंने संपूर्ण करवा रखा है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो दोस्तों। आपको पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।